काशो यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, ऐसा लगता है जैसे एक ही शहर में कई कहानियां साथ साथ चल रही हों। हर कहानी अपनी सच्चाई के लिए खड़ी है और हर आवाज खुद को दुरुस्त समझती है। कहीं ये कहा जा रहा है कि लोगों के दिलों में उदासी डाली जा रही है और कहीं यही बात एक जागती हुई सोच का नाम ले लेती है। एक तरफ इल्जाम है कि उम्मीद को कमजोर किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब दावा किया जाता है कि असल मसला कहीं और है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐवानों के अंदर भी एक अलग मंजर है। फैसले हो रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं और शोर के बीच नए रास्ते तराशे जा रहे हैं। कोई इन रास्तों को तरक्की की राह समझता है तो कोई सवाल उठाता है कि कहीं इस सफर में बुनियादी जरूरतें पीछे ना रह जाएं। उधर मईशत की सांस भी भारी महसूस होती है। अदाद शुमार जैसे बोझ बनकर सामने आते हैं और हर फरीक दूसरे को जिम्मेदार ठहराता है। अवाम के चेहरों पर सवाल है, जेबों में दबाव है और दिल में एक अनजानी सी बेयकीनी। और फिर वो खामोश कहानियां भी हैं जहां लाखों बच्चे स्कूल की दहलीज से दूर हैं और एक डॉक्टर की जानों का सहारा बनने की कोशिश में थक जाता है। कहीं फजा में उड़ती एक सहूलत है जो जान बचाती है, मगर उसकी कीमत भी सवाल बनकर खड़ी हो जाती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे। एक तरफ दबाव की दीवार ऊंची की जा रही है, दूसरी तरफ राब्ते की एक बारीक डोर अभी तक टूटी नहीं है। कहीं दरवाजे बंद रखने की जिद है तो कहीं खिड़की खुली रखने की कोशिश। इसी कश्मकश में फैसले भी हो रहे हैं और दावे भी, खामोशी भी है और पैगाम भी। आज के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि क्यों मुआहदे की राह अब भी धुंध में लिपटी है, क्यों समंदर के रास्ते पर पहरा बरकरार है और क्यों बातचीत अब फासले से आवाज के जरिए होने जा रही है। साथ ही ये भी कि खिते में अमन की कोशिशें किस तरह एक नर्म रोशनी की तरह जलती रहें और दुनिया की बड़ी ताकतें उस सूरत हाल को किस नजर से देख रही हैं। ये भी जानेंगे कि मुमकिन कार्रवाइयों के साए कितने करीब हैं और इन साए के नीचे मईशत, खास तौर पर तेल की कीमतें किस तरह लरज रही हैं। जी तो नाज़रीन, ये हैं हमारे टॉपिक्स। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें तारिक सुमैर साहब, शकील करार साहब और किरण खान हमारा साथ देंगी। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का आगाज इस वक्त तारिक सुमैर साहब मैं आपसे करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले प्रोड्यूसर साहब एक शॉट जो है वो चला दीजिए, वो दिखा दीजिए प्लीज। मैं बताऊंगी कि 3 साल नवाज शरीफ की हुकूमत में और शहबाज शरीफ की हुकूमत में क्या हुआ और 4.5 साल इनकी हुकूमत में क्या हुआ। अगर नवाज शरीफ की खिदमत की निशानियां इस मुल्क से मिटा दी जाए, इस मुल्क के अंदर सिर्फ खंडरात बचेंगे। अगर शहबाज शरीफ की इस सूबे के अंदर, अभी मैं वफाक में नहीं जा रही जहां वो वजीर आजम है, जिसमें इसके किए हुए डिफॉल्टेड मुल्क को उन्होंने दोबारा इकोनॉमिक पटरी के ऊपर चढ़ाया। अभी मैं शहबाज शरीफ की सिर्फ बतौर वजीर आला इस प्रोविंस के लिए खिदमात हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करती हूं। जी तो जिस तरीके से आपने भी देखा, तारिक सुमैर साहब आपने भी देखा होगा जिस तरीके से आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि जो 4.5 साल थे पीटीआई की जो गवर्नमेंट थे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया। सो अगर नवाज शरीफ की जो कारकर्दगी है, जो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी है, उसको अगर निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान में खंडरात के अलावा कुछ भी नहीं बचता। क्या कहेंगे सर इस पर? ये उनका मौक़िफ़ है जी जी। वो वज़ीर हैं, वो पंजाब हुकूमत की इस वक्त सीनियर मिनिस्टर हैं, नुमाइंदगी कर रही हैं और नून लीग की सीनियर लीडरशिप में उनका शुमार होता है। उन्होंने पंजाब असम्बली में अपना मौक़िफ़ दिया है और उन्होंने जो क्रिटिसाइज़ किया है पीटीआई की साबिक गवर्नमेंट जो फेडरल में थी, पंजाब में उस्मान बुज़दार थे और जिस अंदाज में वो हुकूमत चली वो एक हिस्ट्री बन चुकी है, साबित हुआ उसमें डिफ़ाल्ट के करीब पाकिस्तान तकरीबन पहुंच गया था। डिफ़ाल्ट से बचाया, मईशत को किसी हद तक खड़ा किया। अब जंग की सूरत हाल है, उसमें मईशत को बड़े धचके लगे हैं, वो आपको पता ही है। पंजाब में जहाँ तक है कि पंजाब इस वक्त अगर आप पूरे मुल्क में जायज़ा लिया जाए चारों सूबों की कारकर्दगी का, तो पंजाब के हवाले से जो बात की जाती है कि मरियम नवाज़ ने पंजाब के अंदर बड़े काम किए हैं। मरियम नवाज़ ने जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पे ग्रीन बसेस का, उसका इजरा किया। और ख़वातीन, आप उनसे पूछें, बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं, यूनिवर्सिटियाँ जाती हैं, स्टूडेंट से पूछें, और जो ट्रेन सर्विस शुरू की है उसका भी बड़ा लाहौर में बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो उन्होंने उस तनाज़र में जो अपना डिफेंड किया है, जो साईं उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी, वो वसीम अकरम प्लस जो लाए थे इमरान खान साहब, उनके चीफ मिनिस्टर बनाया था, सारे सीनियर क़यादत को नज़रअंदाज करके उनके जो कारनामे हैं वो आप देखें। दुबई में बैठी हुई फ़र्क होगी जो जिन्हें बुशरा बीबी की सिफारिश पे और फ़र्क होगी की सिफारिश पे चीफ मिनिस्टर लगाया गया था, उसके जो कारनामे हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है, अगर वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने रखी होती तो मिसाल उनकी कोई आज दे रहा होता कि उस्मान बुज़दार ने कि जी ये प्रोजेक्ट शुरू किया, उस्मान बुज़दार उसके बाद अपनी सेटलमेंट करके मखसूस हल्कों के साथ
आराम से घर बैठा हुआ है, अब पर तोड़ रहा है कि मैंने पीपल्स पार्टी सर क्या उतना ही वक्त पीटीआई को भी मिला है जितना कि पीएमएलएन को मिला है, पीपल्स पार्टी को मिला है? सो वो काम वो नहीं डिलीवर कर पाए जो हुकूमत जो है। आप देखें ना, केपी के अंदर तो 14-15 साल हो गए ना पीटीआई को जी, उसकी जो बातें आती हैं वो अलग आती हैं, उनका बातें आपको वो उसके लिए आप अलग सेगमेंट रखेंगे तो बात हो जाएगी। पंजाब के अंदर ज़्यादातर हुकूमत 1988 से 90 से लेकर तसलसल के साथ नून लीग की आती रही है। फिर पीटीआई की हुकूमत आई, बीच में एक मंजूर भट्टू की हुकूमत, एक मरतबा कोलिशन गवर्नमेंट आई थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जनरल थी उस वक्त। तो उस वक्त का माहौल को देख लें, अब देख लें शहबाज शरीफ साहब ने अपना नाम कहाँ से बनाया, पंजाब स्पीड का उन्हें खिताब क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया पंजाब के अंदर उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए, ऐसे ऐसे तरक्याती काम किए जो मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नवाज़ शरीफ के मंसूबे अगर निकाल दिए जाते बाकी कंडात आ जाता है। ये एक सियासी बयान है, ठीक है। नवाज़ शरीफ का जो कारनामा है मोटरवे बनाने वाला, बड़ा स्कैंडलाइज किया गया था इसको। वो मोटरवे आज ना होती तो आप जीटी रोड पे जाते तो लाहौर आप 16 घंटे में पहुंचते। और अभी कराची की जो मोटरवे अभी कंप्लीट नहीं हुई, सक्खर तक बनी हुई, आगे बन रही है, वो भी 2017 में मैंने विज़िट किया था, उसका जो पार्शली इफ्तिताह किया गया था। तो अब आप इस्लामाबाद से निकलें तो 12 से 14 घंटे में आप कराची पहुंच जाते हैं। और जब आप ट्रेन पे जाते हैं तो 24 घंटे आपको लगते हैं बाय रोड। तो ये प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं। खामियां ज़रूर होंगी सियासी निज़ाम में, खामियां होंगी। और पंजाब में जो तालीम का बजट मरियम औरंगज़ेब ने कल जो तकरीर में बताया है कि 30 अरब रुपए था इससे पहले, उसको बढ़ा के हमने 130 अरब रुपए कर दिया है। वो कह रही हैं हेल्थ का बजट फिर भी 90 लाख बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। मैं फिगर आगे कोट कर दूंगा जवाब। 15 अरब रुपए का बजट था, वो कहती हैं हेल्थ का, उसके हमने 100 अरब रुपए कर दिया है। पंजाब में और या फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तक कैंसर हॉस्पिटल सरकार का को बहुत अच्छा नहीं बना था। सर पंजाब जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी है उस पर बात करेंगे सर, उस पर अलग से बात करेंगे, अलग से टॉपिक है मेरे पास उस हवाले से। शकील करार साहब, हुकूमत ये दावा करे कि पीटीआई मुल्क में मायूसी और तबाही का बयानिया जो है वो फैला रही है, सो इस वजह से मुल्क जो है तबाह हो रही है। जिस तरीके से आज मरियम औरंगज़ेब साहबा को भी देखा कि उन्होंने भी कहा, मतलब जहां हम देखते हैं कि पीएमएलएन को भी इतना टाइम मिलता है, 7 बार हम देखते हैं कि पंजाब में उनकी गवर्नमेंट रही है, मरकज़ में उनकी 5 बार रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी की 7 बार और मरकज़ में पीपल्स पार्टी की 4 बार गवर्नमेंट रही है। सो ये अपना कंपेरिजन जो है वो पीटीआई से कर रहे हैं जिसके सिर्फ 4 साल जो है वो हुकूमत रही है। सो इस पर भी सर चाहूंगी आपका पॉइंट। और उसके साथ साथ जहां तक उन्होंने बात की कि पीटीआई जो है वो खुद भी मायूस है, अवाम में भी मायूसी जो है वो फैला रही है क्योंकि अवाम के लिए निकल नहीं रही है। सो हुकूमत जो है वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि हर हुकूमत इस तरह की ओपोजिशन जो है वो डिजर्व करती है। क्या कहेंगे? शुक्रिया आकाशा। बात यह है कि आकाशा कि अगर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की जाए तो बात फिर बहुत लंबी हो जाएगी। मैं तो कारकर्दगी की बात करूंगा। जैसा कि कहा जा रहा है, स्टूडियो हमारे में एक साहब फरमा रहे हैं, तारक सुमैर साहब, कि जी इन्होंने डिलीवर किया, तरक्याती काम किए, लेकिन एक ही मंसूबा जो पिछले 20 साल से ये बार बार इतना रगड़ रहे हैं कि मोटरवे की जो उसकी मोटाई थी ना वो कम होकर आधा इंच रह गई है, इतना ने उसको रगड़ा दिया हुआ है। उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। आप इनसे पूछ लें, मैं नहीं कहता, इनसे पूछ लें कि इनकी पंजाब में कितना साल हुकूमत रही है। 10 साल, 20 साल, चले मैं मिनिमम 10 साल कर लेता हूँ, बगैर किसी मुदाखलत के। कोई वहाँ शकील करार तनकीद करने वाला नहीं था, तो 10 साल में क्या परफॉर्मेंस है? चले छोड़ दें, उसको भी छोड़ दें, माजी की बातें हम नहीं करते, हम आगे चलते हैं। 2 साल कारकर्दगी बता दें, 2 साल की 2 साल की कारकर्दगी ये है कि इनकी सुबह होती है तो बानी पीटीआई 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 पीटीआई। अब तो मरियम नवाज के कानों में बजता है हर दाएं बाएं से पीटीआई पीटीआई, इसलिए वो चाहे दुपट्टा अपना बार बार खींचती हैं कि आवाज़ उसके कानों में ना आए। तो इनके पास तो पीटीआई पीटीआई के अलावा है ही कुछ नहीं। देखिए ना, अगर परफॉर्मेंस किसी की होती है तो वो नजर आती है। अगर आपकी कारकर्दगी है, प्रैक्टिकल है, तो दिखा दें। अगर नए अदारे आपने बना दिए, सीसीडी बना दिया, पैरा बना दिया, आपने बनाते रहे। पाकिस्तान में अलमिया क्या है कि जो कानून मौजूद है, जो डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करना, उनको बेहतर नहीं करना, उसमें इस्लाहात नहीं लाना। सिर्फ नए अदारे बना के ये जाहिर करने की झूठी कोशिश की जाती है कि हम कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन होता क्या है? सिर्फ दिखावा कि वो मोहतरमा आएंगी, करोड़ों रुपए लगा के स्टेज होगा। आज तक मरियम नवाज मीडिया को फेस नहीं कर पाई हैं। मुझे बताएं
कौन सा उनकी अवामी गैदरिंग में प्राइवेट मीडिया होता है और लोगों को कितने फासले पर बैठाया जाता है। 2 बच्चों को उन्होंने बिस्किट का खिला दिए, उसको रिपीट कर करके फिर भी लोगों ने कहा बीबी हमें ना दिखाएं, पता है प्लांटेड है। जैसे इमरान खान यहाँ एक लंगर खाने में गया था तो उस पर बार बार तरकीद की जा रही थी कि ये स्पेशल ब्रांच का है, ये इसका, ये उसका बंदा है, ये इनका अपना बंदा है। और चलो अपना बंदा ही सही, आप भी करके दिखा दें। बात यह है कि मुझे बताया जाए कि 2 साल में पंजाब में क्या हुआ। 11 अरब का त्यारा खरीदा गया। आज भी कहा जाता है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे तालीम से महरूम हैं। गुर्बत की बात करते हैं तो इनसे पूछिए गुर्बत क्या है, लेकिन जो फिगर इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही है वो 22-23% आ रही है पंजाब में गुर्बत की। ठीक है, वो गुर्बत वो लकीर जो कहते हैं गुर्बत से कम, यानी कि 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। तो फिर मुझे बताया जाना कि साफ़ सुथरा पंजाब हमने क्या चाटना है? क्या चंद डिस्ट्रिक्ट को आपने साफ़ सुथरा काट के दुकानों के एक ही कलर के, एक ही डिज़ाइन के, एक ही साइज़ के बोर्ड लगा के आप और फुटपाथ को साफ करके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आपने पंजाब में तरक्की से भर दिया उसको? भाई लोग मायूस हो चुके हैं, आपकी हुकूमत से मायूस हो चुके हैं। पंजाब में देखें ना, खुद कहा जा रहा है कि ये वाहिद हुकूमत है जिसकी दूर दूर तक कोई मद्दे मुकाबिल अपोजिशन नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये रोज़ाना अपने ऊपर खोल चढ़ाते हैं पीटीआई, उसको रोते हैं, उसको गालियाँ निकालते हैं, बावजूद इसके कि पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट माहाना करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा के लिए, अपने प्रोपेगेंडे, अपनी कारकर्दगी जली कारकर्दगी को दिखाने के लिए और पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाने के लिए करोड़ों रुपया सरकारी खजाने से हर महीने खर्च कर रही है। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना कर दिखा दूंगा कि यहाँ किस अदारे में कितने लोगों को बैठाया गया है। ठीक है, रोज़गार दिया गया, लेकिन उनको इस्तेमाल किया जा रहा है अपने सियासी मकासद के लिए। तो सियासी मकासद के लिए अगर आप कहते हैं हमको लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो ही आपकी हुकूमत खत्म हो गई वो बेरोजगार हो जाएंगे। 1 लाख रुपए अगर आज कोई लड़की ले रही है, पीटीवी में बैठ के ले रही है, तो जो ही गवर्नमेंट खत्म होगी वो फारग हो जाएगी, वो लड़का नौजवान फारग हो जाएगा। कहाँ जाएगा वो? उसने एक खर्चे के 1 लाख के मुताबिक अपने खर्चे बना लिए हैं, अब उसको 1 लाख की नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा वो? क्या तो ये दर हकीकत नौजवानों के साथ भी वो जुल्म कर रहे हैं कि उनको सब्ज़ बाग दिखाकर एक स्टेज पे ला के बैठा रहे हैं, और उसके बाद जब उनको मालूम होगा कि उनके नीचे से ज़मीन निकल चुकी है, खिसक चुकी है, तो हवा में है वो, तो कहाँ जाएंगे वो? ज़मीन पे गिरेंगे, टूट जाएंगे, मर जाएंगे वो। तो खुदा के लिए मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि पंजाब की हुकूमत कहें कि 11 अरब का जहाज़ लिया आपने, 2 और ले लें, लेकिन 10 अरब रुपये, 20 अरब रुपये सिर्फ पंजाब की गुर्बत ख़त्म करने के लिए, और उसके बाद तालीम पे खर्च कर दे। तालीम का एक कहा जा रहा है कि 130 अरब कर दिया गया है, लेकिन लगाया कितना जाता है, कहाँ लगाया जाता है? आप नए स्कूल ना बनाएं, आप जो स्कूल मौजूद है उसकी बेहतर कर दे, उसकी हालत बेहतर कर दे, वहाँ जो तालीम का निज़ाम है उसको बेहतर कर दे। यूनिफॉर्म चेंज होने से इंसान की असलियत और उसका असल है वो चेंज नहीं होता है। पंजाब में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि हर 2-4 साल के बाद पुलिस की वर्दी चेंज कर दें। आप नया CCD अदारा क्यों बना रहे हैं? आपके पास तजावजात ख़त्म करने के लिए बलदियाती इदारे मौजूद हैं, क्यों नहीं कराते इलेक्शन? क्यों आपने एक नया अदारा बना दिया? और उसकी आय रोज़ फुटेज आ रही होती हैं कि जिस तरह वो रेडी बानों को उस पर जुल्म कर रहे होते हैं, उनको उठा के फेंक रहे होते हैं। आप मुझे बताएं कि एक दिहाड़ीदार जिसकी 300, 400, 500 रुपये पर डे कमाने हैं, उसके पूरे हफ्ते की रेडी को उठा के आप फेंक देंगे, ज़ाया कर देंगे, क्या करेगा वो? तो सारी उम्र आपको बदवाई देगा। शकील करार साहब, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। सायरा जी, एक तरफ जिस तरीके से तारिक सुमैर साहब ने भी कहा है कि कोई मसला नहीं है, मतलब पंजाब गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा काम करी है, एक तरफ डॉक्टर्स की शदीद कमी है, दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद जो है बच्चों की स्कूल से बाहर है, लेकिन फिर भी पंजाब हुकूमत जो है, पंजाब असम्बली ने हाल ही में जिस तरीके से हमने देखा कि फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 मंजूर किया है, और इस पे वो समझते हैं कि अपोजिशन इस पे इल्ज़ाम लगा रही है कि तालीम और सेहत का बजट काट कर यहाँ पे लगाया जा रहा है, जबकि वो हुकूमत कह रही है, पंजाब गवर्नमेंट भी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तालीम का बजट 30 अरब से बढ़ाकर हमने 130 अरब किया है। एक ही सूबे में जहाँ करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हमें नजर आते हैं, वहाँ पर फिल्म सिटी जैसे मनसूबे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त कंसीडर किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम आकाशा, इसके 2 जवाब होते हैं, अगर कोई इंटरप्ट ना करे तो दोनों बता दूं जी। देखिए, फिल्म सिटी सस्ता भी नहीं लोगों का था, क्योंकि वीडियोस बनाने के ये माहिर, उसकी हिदायतकारी, उसका प्रोड्यूसर, उसकी सदाकारी, ये कैसे करनी है ये इन लोगों से बेहतर कौन जानता है। तो आया कि वो फिल्म सिटी बनने के बाद उसके पहले प्रीमियर में जिनका जिक्र इनकी चीफ मिनिस्टर नेशनल टीवी पे कर चुकी है कि उनके पास बहुत सारी वीडियोस हैं, क्या वो दिखाएंगे आवाम को? ऐसे ही एक जस्ट लाइटर नोट पे मेरा एक सवाल था। तो देखिए, ये सही लाइन में आया है ये खानदान कि वीडियोस बनाना, ये करना, वो करना, तो फिर ऐसे इन्हीं को सचता था कि फिल्म सिटी का मंसूबा बनाना।
अब जरा फैक्ट की तरफ आ जाते हैं कि 96 लाख जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं। अगर आप पंजाब की आबादी का देख लें तो वो कहते हैं ना कि 900 से 1100 लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है, यानी कि 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है वहां पर, अगर डॉक्टर्स की सूरत हाल देखें तो। और अगर आप अब तौसा का देख लें तो 331 बच्चे डॉक्टरों की गफलत की वजह से HIV का शिकार हुए। वो मामला दबा दिया गया और बताया गया कि कोई सबूत है तो बताएं। तो ये तमाम सारी चीजें देख लें। अब इन्होंने एयर एम्बुलेंस का मंसूबा बनाया था, अब तक उसके ऊपर 1.63 अरब रुपया लग चुका है। 254 मरीजों को उन्होंने ये सहूलत मुहैया की है, मतलब एक मरीज 60 से 65 लाख रुपए में पड़ा है। अगर उन्हीं शहरों में ये हॉस्पिटल्स हों कि उनको लाने की जरूरत ही ना पड़े कि सारे पंजाब का बजट आपने एक शहर में लगाना है। और हमेशा कहती हूँ कि वो कहते हैं ना, कोट सब्जल से पीछे कमू शहीद से लेके अटक तक बेयारों मददगार हैं, और सिर्फ पंजाब को ही सजा के फुटपाथ सजाने हैं, फूलों की टोकरियां लगानी है और ये करना है, तो ना आप इसको तरक्की कह सकते हैं। बस वही कहते हैं ना कि ये सूबा या ये खुदा जाने मुल्क किन के हाथ में आ गया है कि वो कांच का घर आ गया के हाथ में, कि अब उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। कि 2.5-3 साल हो गए और जैसे कि अभी शकील करार साहब ने कब से इनकी हुकूमत है, तो कोई एक ऐसा मंसूबा बना दें जिसके आप साल बाद या 5 साल बाद आप रिपोर्ट दें कि हमारे इस कदम से लोगों की जिंदगी में ये सुधार आया है, ये हमारी पॉलिसी से रोजगार में इजाफा हुआ है। ये सब इनके ड्रामे हैं। तफसील से शकील करार साहब ने बता दिया कि स्टेज सजता है, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो आती हैं और ऐसे मंसूबे जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं, पहले कभी सड़क के ऊपर ग्रीन कलर करवाती हैं, फिर उसके ऊपर वो क्या कहते हैं कि बाउंड्री छोटी बनवाती हैं, फिर पता चला कि ये तो मंसूबा ही सही नहीं है, और उसके बाद फिर उनको कोई है पूछने वाला। बच्चों को वो दूध पिलाने का मंसूबा था, वो किस नजर हो गया, उसका आपको पता है कि क्या? सुथरा पंजाब के मुलाजमीन तनख्वाहों को रो रहे हैं। जो छोटे मोटे अपनी तशहीर के लिए जो मंसूबे बनाए थे वो आप देख लें कि, और क्राइम रेट आप देख लें, आधे तो रिपोर्ट ही नहीं करवाने देते और फिर उसके बाद कहते हैं कि इसका सबूत लाए, यानी कि जो जुल्म का शिकार है वो सबूत भी लेकर आए। और जो CTD का महकमा बनाया है वो कहते हैं, मुझे तो लगता है कि अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए, कि किसी मुल्क में होता है कि आप एक घर के 5-5 फर्द को उड़ा दिया जाए और कुछ पता ही नहीं है कि उनका कसूर आया, कि ये जो हमारी पुलिस, आई एम सॉरी, बदनामे जमाना पुलिस, तो उनके ऊपर कोई यकीन करेगा? जो हमने ये सारी फस्तायत देखी इन पिछले 2-2.5 साल में। तो अब ये जी भारी अक्सरियत से बिल मंजूर हो गया। जिन्होंने मंजूर किया है वो, जिनको यही नहीं पता कि वो फील्ड मास्टर हैं कि फीड मास्टर हैं, जिनको कोई वो कहते हैं कि पढ़ा हुआ भी नहीं, वो लिखा हुआ भी नहीं पढ़ सकते। उससे पहले वीडियोस आती रही हैं कि वो जो एक वजीर थे उनको अपने महकमे का नाम ही नहीं आ रहा था कि कोई मुझे पंजाबी या उर्दू में तर्जमा करके बता दे। ऐसे लोगों ने बिल पास किया है। ये जो पीछे गुलाम दर गुलाम इब्ने गुलाम बिठाए हुए फॉर्म 47 लेके, कुछ को छोड़ के क्या आया, हाँ जी उनके हल्के हैं, बाकी जिस तरीके से आप लोगों ने असेंबली में भरे हैं। और वही बात है कि तुफ है उस अपोजिशन के ऊपर कि जो वो कहते हैं ना कि 6 महीने बाद एक छोटी सी तस्वीर लेकर आ जाते हैं कि खान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार के 1000 मसले हुए हैं, वो कोई एक रिक्वेजिशन जमा करवा के अपना इजलास नहीं बुलवा सके, कोई गवर्नमेंट को टफ टाइम नहीं दे सके, कोई सवाल नहीं कर सके। मगर मसला ये है कि यहाँ पर सवाल करें, सहाफी ट्वीट को रीट्वीट करें तो हथकड़ियां पहनाकर उनको दिखाया जाता है। और क्या कहते हैं, अब तो पहले अदलिया की तौहीन सुनी थी या इदारों की तौहीन सुनी थी, अब तो इनके मुन्ने मुन्ने जो वजीर हैं उनकी तौहीन पर भी मुकदमे हो जाते हैं। तो क्या कहा जाए, बेनजीर साहिबा का एक इंटरव्यू है कि इस खानदान को तो सौहार्दों जैसी ताकत चाहिए थी, कि जैसे वहां पर इंडोनेशिया में सौहार्दों का खानदान था, कि ये तो इनकी तो बैठ के बाकायदा उनके अल्फाज हैं बेनजीर साहिबा के, कि ये वहां पर जागती उम्रा में मीटिंग हुई और उसके बाद इन सब लोगों ने ये किया है कि ये जो पूरी जो ताकत है कि जो वो कहते हैं ना कि तसलसल हो, कि वहां पर भी 20 साल था, इस तसलसल को
इस शरीफ खानदान को चाहिए था। यानी कि हमारा इतना बड़ा गुनाह है कि हम इस सरजमीन पे पैदा हो गए हैं कि हमें आज आके घूम फिर के इसी खानदान की शक्लें देखनी पड़ेगी, यही हमारे पे मुसल्लत रहेंगे, यही बादशाह सलामत हमें कोई 2 टुकड़े फेंकेंगे तो उसके ऊपर हमने पलना है। यही 2 खानदान, वहां पर वो, यहाँ पर सिंध में। मतलब इसमें हमारा क्या कसूर कि अगर मेरे माँ बाप यहाँ पैदा हुए और मैं यहाँ पर पैदा हो गई कि मैं इन लोगों की यही सूरतें देखने के लिए और इनकी वाह वाह करने के लिए मैं बैठी हुई हूँ। अभी एक साहब कल आ जाएंगे तो फिर ड्रामा करने, एक भारी पत्थर लेके अपने सर के ऊपर उठाकर कि दिल तो नहीं चाह रहा था मेरा तो मरने को दिल चाह रहा था, मगर रोक लिया मुझे, मगर ये मैं बॉम्ब तुम लोगों पे गिराऊंगा। अपनी अयाशियां हम कब नहीं करेंगे, मगर ये तुम लोगों ने सहना है। चले सायरा जी, आपने ये बात की, तो नाम दिया करें, इनके नाम के साथ में मुझे कोई अच्छे अल्फाज निकलते ही नहीं है। सायरा जी आप और शकील करार साहब, जी जी, एक उनकी बात है कि वाकई कब तक ये मोटरवे करके करेंगे। उस मोटरवे में भी कितनी किक बैक्स उन्होंने किए ना, और जो कंपनी है बंद कर दें, सफर करना बंद कर दें। क्यों अपनी जेब से निकाला तो? क्यों अपनी इत्तेफाक फाउंड्री बेची थी? क्या बेचा था? नहीं तो फिर आप तनकीद करती हैं तो तनकीद का जवाब भी सुने ना आप, जज्बात में ना आए, तनकीद का जवाब भी सुने ना। वहां पर बैठे हुए ये बंद कर दे। बाप की जमीन थी जिसके ऊपर सड़क बनाई है, नहीं ये अपनी जेब से पैसा लिया था, बंद कर दे। सब सड़कें जो हैं, सब सड़कें जो हैं कौमी खजाने से ही बनती हैं, सब हुकूमतें बनाती हैं, कोई अपनी जेब से नहीं बनाता। लेकिन जो अच्छा मंसूबा हो उसकी तारीफ सारी दुनिया करती है, और आप कह रही है कि मोटरवे नहीं चाहिए। मोटरवे जिसको नहीं चाहिए वो सफर ना करे, जीटी रोड पर सफर करे। तारिक सुमैर साहब, वो सायरा जी का पॉइंट ऑफ व्यू है। जी सायरा जी, मैंने कहा मैं सबके लिए कह रही हूँ, मैं कोई वो कहते हैं कि बुक्स की मारी खातून नहीं हूँ कि किसी एक ही पार्टी का झंडा लेकर मैं बैठी रहूं। मैं सबके लिए कहती हूँ, सबके लिए कहती हूँ कि कोई भी नाम है वो अपना पाकिस्तान के अवाम का पैसा है, अवाम का पैसा है। अवाम तो सही कहा आपने, सही कहा सायरा जी, अवाम का पैसा है और नाम के ऊपर लगाते जाए, लेकिन करना है तो अपनी जेब से करें। लेकिन जिस तरीके से आज पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी बात की गई है और जिस तरीके से पीएमएलएन की तरफ से जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से बात की जाती है, सो ये है कि उनके दौरे हुकूमत में ज्यादातर तरक्याती बजट जो हैं वो अप्रूव भी हुए, उन पर काम भी हुआ है, फिर मुल्क तरक्की करता नजर भी आया, ये बात होती है। सो वो चीजें इनको केपीके में नजर नहीं आई हैं, जहाँ पे 13 साल से पीटीआई की गवर्नमेंट है, लेकिन वो चीजें जो होनी चाहिए थी उस तरीके से काम नहीं हुआ है। किरण, पंजाब में हर तीसरा बच्चा हम देख रहे हैं स्कूल से बाहर है और आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। क्या वक्त नहीं आ गया कि सूबे में तालीम इमरजेंसी नाफिज की जाए और हुकूमत के पास इन जो 97 लाख बच्चों के क्लासरूम्स तक लाने का कोई अमली प्लान भी होना चाहिए, या हम जो पंजाब गवर्नमेंट है और प्लान्स पर ज्यादा फोकस कर रही है, इस वक्त तालीम से, सेहत से आवाम को भी दूर रखा हुआ और खुद भी दूर है? अगर आपने केपीके की भी बात की, हम उसका भी जवाब देंगे। और पंजाब की खास करके आपने बात की कि वहाँ पर तकरीबन अभी जो एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है जो आ रहा है, वो 96 लाख बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर सिर्फ पंजाब के अंदर हैं। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत चाहे, हम सिर्फ एक हुकूमत की बात नहीं करते, इससे पहले भी हुकूमतें आई हैं, जब से ये मुल्क बना है तब से लेके अब तक अवाम के लिए और ख़ास करके यूथ के लिए कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दें जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली यूथ के लिए हो, जिसके ऊपर उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी स्किल्स के लिए काम किया जाए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, हम आज भी उसी नहेज पर खड़े हैं, हम आज भी वही सवाल करें कि किसी तरीके से काश हुकूमत कोई ऐसी चीज़ कर दे, मुआवजा हो जाए कि वो जो बच्चे इतने स्कूल से बाहर हैं, जो 10वीं जमात तक भी क्या बल्कि प्राइमरी अपनी जो एजुकेशन है, अपना नाम लिखना पढ़ना, जो हर एक बच्चे का बेसिक अपना हक है वो पूरा हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। तो इसमें होल आप देखें जितनी भी एक कम्युनिटी होती है ना, उसकी भी गलती होती है कुछ हमारी, क्योंकि जैसी सी बात है ये हम एम्पावर होने नहीं देंगे और जब तक हम अपने राइट्स के लिए नहीं निकलेंगे, हम बात नहीं करेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है हुकूमतें। तो इसीलिए वो तो कोशिश करेंगे कि भाई आप ना पढ़ें, क्योंकि आप पढ़ लिख जाएंगे, अपने राइट्स मांगेंगे, आप उनसे सवाल करेंगे, आप उनसे नौकरियां मांगेंगे जो कि उनके पास नहीं है, क्योंकि ना तो हमने ऐसे कोई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, ना हमने लॉन्ग टर्म कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं। आज अगर नून लीग की हुकूमत है, कल पीपल्स पार्टी आएगी, वो उसी के ऊपर अपनी तख्ती लगाएगी, या तो वो प्रोजेक्ट बंद कर देगी। इंटरनेशनल अगर देखते हैं, या दुनिया भर में दुनिया की जो ताकतवर
तरीन कौमें हैं वो किस तरीके से कि वो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको नहीं छेड़ती, जो आपके इनिशिएटिव्स होते हैं अच्छे होते हैं, आवाम के हक में होते हैं, वो कभी भी उनको नहीं छेड़ा जाता। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे पहले जी ये मरियम की तख्ती है या फिर नवाज शरीफ की तख्ती है या फिर जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है गवर्नमेंट, तो ये जब तक रवैया हमारा चेंज नहीं होगा एज अ ह्यूमन बीइंग, हम अब आगे कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हमारी यूथ, आप सोच भी नहीं सकते कि किस हद तक इस वक्त जो यूथ है ना उसके अंदर नेगेटिविटी पाई जा रही है, क्योंकि ना तो नौकरियां हैं, जो बेचारे बैचलर्स पीएचडी करके बैठे हुए वो भी रेडीज लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। तो वो आप सोचें कि जो अगर एक पीएचडी है वो अगर रेडी लगा रहा है या फिर नशे कर रहा है तो हुकूमत इसका मतलब है बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। हम जो किसी एक सूबे में इमरजेंसी तालीम की लगाने की बात नहीं कर रहे आकाशा, जहाँ पे आप केपीके की सूरत हाल देखें, बलूचिस्तान की देखें, सिंध की देखें, ये तो हम सिर्फ इस वक्त एक सूबे की बात करें क्योंकि वहाँ पर दो पार्टीज आमने सामने आ चुकी हैं। एक जो है वो अपनी हुकूमत की स्टेबिलिटी दिखाना चाहती है, दूसरी जो है वो क्राइसिस को हाईलाइट करना चाहती है। तो ये बेसिकली दो अपनी जो जमातें हैं अपनी सियासी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बात कर रही है। अवाम के ऊपर इसके ऊपर फिर भी बात नहीं हो रही कि भाई अवाम यहाँ पर कहाँ स्टैंड कर रही है। अगर पीटीआई देखें वो इस वजह से इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहती है क्योंकि उसके पास अभी और करने को कुछ नहीं है और वो चाहती है कि इस हुकूमत की जो नाकामियाँ हैं वो दिखाई दें। चले अच्छी बात है, कुछ तो दिखा रहे हैं आप, कुछ तो करना शुरू हूँ, लेकिन अपोजिशन उस तरीके से पीटीआई अपना किरदार अदा ही नहीं कर पा रही जो कि उसको करना चाहिए था। चाहे वो वफाक की हम बात करें, उनकी जितनी पॉलिटिक्स है वो खास करके सिर्फ एक फ़र्द वाहिद के इर्द गिर्द घूम रही है। जब वो उस होल से बाहर निकलेंगे फिर उनको अवाम के मसाइल भी नजर आएंगे कि अवाम यही तो मसला नहीं निकल पा रहे ना, यही तो मसला है। और क्योंकि अवाम का मसला ये है कि अवाम अपने राइट्स के लिए उनके सामने नहीं खड़ी हो रही। आप उनसे पूछें तो क्या ये नून लीग वाले नवाज शरीफ के खोल से बाहर आए हैं 20-50 सालों में? कोई भी नहीं आ पा रहा ना शकील साहब, यही तो हम कह रहे हैं कि एक पार्टी की होती है पीटीआई की, इमरान खान की, नवाज शरीफ यहाँ लूट के खा गया, उसका खानदान लूट के खा गया, उसको कोई नहीं पूछता। नवाज शरीफ नाम ले तो वजू करके ले। शकील करार साहब, हम पहले दिन से क्यों बैठे हुए हैं? हम यही जानते हैं कि पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान ही पीटीआई है। इस वक्त पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो कुछ नहीं कर पा रही है। पीटीआई की देखिए, पीटीआई ने आकाशा सबसे पहले ये दावा करती थी ना कि हम यूथ की आवाज हैं, यूथ की जिसको आपने जिससे सवाल करे ना उसको बोलने थे, बाकी के माइक बंद करा दे, ये मुंह पे टेप लगवा दिया करे। शकील करार साहब, सबसे पहले आपका माइक बंद होगा, बंद करा दे, मुंह पे टेप लगवा दे मेरी। तो आपका जो पॉइंट दिया था तब आपने ये बात करनी थी ना। बात ये होता कि सिर्फ एक ही चीज के गिर्द तो नहीं घूमना होता, आप ओवरऑल आपने बताना था। तो आप बात कर रही हैं कि सिर्फ एक चेहरे पे नहीं, हम ये चीज नहीं कह रहे। मैंने ओवरऑल सवाल ये नहीं है कि बानी पीटीआई सब जेल में चले। एक मिनट दीजिएगा, कोई मौका नहीं है आपके पास। आपके पास सिर्फ 2 साल की 3 साल की पीटीआई के पास भी चले सही कहा शकील करार साहब, दूसरे की बारी आए आप बीच में बोले तो और दूसरे का टाइम लेके अपना तो सारी गड़बड़ कर दें उसको टाइम मिलेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओपोजिशन, ऐसी ओपोजिशन आपको मिलनी चाहिए। हर हुकूमत जो है वो इस तरह की दुआ करती है। शकील करार साहब थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। बात वही है कि ये ओपोजिशन कोई भी किरदार सही से अदा नहीं कर पा रही, सिर्फ अवाम के हकूक़ पे बात नहीं कर रही बल्कि अपने जो बानी है उनके हक के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही है। सो इस पर बात होगी। और इसके साथ साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं अब हमें दिन रात मेहनत करना होगी और पहाड़ जैसे बड़े बड़े मसाइल जो उनको हल करना होगा। अपनी हर नाकामी, हर गलत पॉलिसी या तो अपोजिशन पे डाल देना या ये कह देना कि जंग शुरू हो गई थी सो इस वजह से ये मसाला आए हैं। इस पर बात होगी और तारिक सुमैर साहब से इस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और तारिक सुमैर साहब, अब हमें दिन रात मेहनत करनी है और पहाड़ जैसे बड़े बड़े मसाइल जो हैं उनको हल करने हैं, क्योंकि इससे पहले हमें मौका मिला था और हमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। जितनी मरतबा भी PMLN की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने आवाम के लिए बहुत कुछ किया, इस पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन इस मरतबा जंग आ गई थी दरमियान में और हुकूमती पॉलिसियाँ भी कुछ ऐसी हैं जिस पर हम भी यहाँ पे प्रोग्राम में बात करते हैं। ओवरऑल हर तरफ ये बात हो रही है कि हुकूमती पॉलिसियाँ कुछ ऐसी हैं जिनकी वजह से इस वक्त मुल्क जो है वो शदीद बहरान का शिकार है। क्या कहेंगे इस पे? शुक्रिया आकाशा। जंग से तो पूरी दुनिया मुतासर है, हम ज्यादा पाकिस्तान नहीं। और यहाँ बात होती है ना कि पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में नहीं बढ़ रहा।
तो डाटा उठाएं और चेक कर लें अमेरिका में कितना बड़ा है। सर अब आप फिर कहेंगे कि मैं बोलती हूँ आपके वजीर पेट्रोलियम जो है सर वो ये कह रहे हैं कि आईएमएफ की शरायतें तो शरायत सर पूरी कर लें। आप एक सेकंड बात हुई, आप सवाल तो सर आप ये गलत बात कर रहे हैं ना। गलत नहीं है, मैं आपको दुनिया के हकायक बता रहा हूँ। जाएं कोई स्टडी भी कर लें, थोड़ी सी स्टडी करके हर मुल्क की फिगर ला के। सर कौन कौन यहाँ पे स्टडी करे? नहीं सब करें ना कि लाएं फिगर सब मुल्कों के। मैंने तो यहाँ डाटा भी पेश किया था आपको पूरे पेट्रोल का एक मरतबा जब बड़ा था बहुत ज़्यादा, तो उस पर मैंने तनकीद भी की थी। जहाँ तक वो बात है, जंग ख़त्म करने की पाकिस्तान ने कोशिश की, अब वो दोनों ममालिक ज़िद पे आए हुए हैं, अपनी अपनी वो मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राय बने हुए हैं, वो खेल खेल रहे हैं, तो उसका असरात पड़ने हैं। पेट्रोल के मुतालिक एक बुरी खबर है कि कल पेट्रोल जो जुमे वाले दिन महंगा होना है 437 रुपए। सर हर हफ्ते बुरी खबर आप दे रहे होते हैं। सुने ना। हाँ। बात इसमें क्या सुने सर जी? ये हमें भी पता है। मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन तो जाने दो ना। सर ये ना बताएं बुरी खबर है, ये बताएं कितना बढ़ने वाला है। मैं बताने लगा हूँ 437 रुपए, 393 से 437 रुपए फी लीटर पेट्रोल की तजवीज़ दे दी गई है और कल मंजूरी का इम्कान है इसका। वज़ीर आज़म ने खुद भी कहा है कि जो एक हफ्ते का इंपोर्ट बिल था वो 30 करोड़ डॉलर से 80 करोड़ डॉलर पहुंच गया है। यानी आप देखें कि ख़जाने पे वो भी एक बोझ है। और हुकूमत ने एक पैकेज दिया था, उस पर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। जो कफ़ायत शारी थी उस पर सही अंदाज में काम नहीं किया गया। मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और आवाम के अंदर भी काम करने की ज़रूरत है। पेट्रोल का पेट्रोल का ये इस्तेमाल है ना, आपको पता कितने % बढ़ा है? जी सर 22% उसमें इजाफा हुआ है। सर नहीं होना चाहिए ना, महंगा होने नहीं होना चाहिए। अब हफ्ते में 4 दिन काम हो रहे हैं। ये पीछे जब हमने देखा कि इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया था, वो 2 हफ्ते इस्लामाबाद बंद रहा है, फिर क्यों पेट्रोल का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो रहा है? तो आप चले आप सर एक मिनट सॉरी सर इंटरप्ट कर रही हूँ, 1 मिनट। अगर आप कह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया में कीमतें बढ़े हैं, तो आपके वजीर पेट्रोलियम ने आके हमें ये बताया कि आईएमएफ की शरायत है, तो इस शर्त को हमें पूरा करना है। इस पे भी आपका पॉइंट चाहूंगी। और इस पे भी क्या इन हालात में जब मुल्क जो है, मुल्क के ये हालात हो चुके हैं, आम आदमी का बुरा हाल हो गया, लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो पंजाब असेंबली ने हाल में फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल जो है उसको मंजूर किया है। अब इसको सर डिफेंड करें। पहले वाले पॉइंट का आईएमएफ में जाना इस मुल्क की मजबूरी थी। ये हुकूमत पहली दफा नहीं गई, ये वाली हुकूमत 2016 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, जब इसाक डार वजीर खजाना थे, जिन पे बड़ी तनकीद भी होती है, ठीक है की जानी चाहिए, हर एक का हक है, उस वक्त आईएमएफ को खुदा हाफिज कह दिया गया था। फिर इमरान खान के दौर में वापस आए, फिर वो उनके एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी हुई, फिर इतनी सख्त तो कर देना सर, आप खैराबाद कह दें। अब 8 मई को कह रहे हैं कि अगला पैकेज मंजूर हो जाएगा। जो लेवी टैक्स है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने 80 रुपए कमी की थी, मेरी राय में उसको 100 रुपए कमी करनी चाहिए और मजीद कमी करनी चाहिए। मेरी बात मुकम्मल हो गई। फिर आज दूसरा आपका जो सवाल है फिल्म सिटी पंजाब वाला, मैं उसका जरा बैकग्राउंड बता दूं। उस दिन आपने मुझे बात नहीं करने दी थी, मैंने उस पर चेक किया कि ये क्यों है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो है पंजाब के अंदर कहते हैं बिल्कुल ख़त्म हो गई है, सन में ख़त्म हो गए हैं। और उसमें जो कामरान लाशारी बड़े लंदन शख्सियत हैं, बड़े टॉप के ब्यूरोक्रेट हैं, गुजरे हैं, रिटायर हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। उन्होंने एक आइडिया दिया है कि एक फिल्म सिटी बनाया जाए। उसका बिल भी कल पंजाब असेंबली में पास हुआ है। उसके तहत जो शूटिंग है फिल्मों की, ड्रामों की, उसी जगह होगी जिस किसी टीवी चैनल ने करनी है, किसी ने फिल्म बनाना है, ड्रामा बनाना है, वहाँ जाएं, वहाँ पूरे जदीद आलात लगे होंगे। वो पंजाब हुकूमत उसकी रेंट भी लेगी और टेक्निकल सपोर्ट भी देगी। वो एक फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने का एक मंसूबा है। तो इसको इस अंदाज में देखा जाए, इसको बाकी मतलब मैं तो यहाँ कहूँगा, ये जो एजुकेशन का बजट है 130 अरब भी मेरी नज़र में कम है। इसको कम अज़ कम अगले बजट में 400 से 500 अरब के दरमियान लाना चाहिए पंजाब हुकूमत को, ताकि जो किरण ने बात की है, किरण ने जो बात की है कि 96 लाख रुपए बच्चे जो है स्कूलों से बाहर हैं, 96 लाख की फिगर अगले साल ये 40 लाख तक आ जानी चाहिए। इस पे राना सिकंदर जो है, मैं उनसे बात भी करूंगा आज। राना सिकंदर जो एजुकेशन मिनिस्टर है, मैं उनसे बात भी करूंगा इस मामले में। मैं एक पॉइंट क्या इस मुल्क में गरीब लोग भी खत्म हो गए, गरीब आदमी भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ा रही है? इस मुल्क में तो कोई गरीब है ही नहीं। एक पॉइंट का जवाब देना चाहूंगा। शकील साहब ने भी बड़ी बातें की। मैं शकील साहब ये पूछना चाहूंगा कि ये जब इनकी बारी आए तो बता दें कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब में कौन सा बड़ा मंसूबा लॉन्च किया था। खैबर पख्तूनख्वा में एक मेट्रो बस के अलावा क्या मंसूबा लाए थे? यहाँ
फेडरल मैच PTI के अलावा फेडरल कुछ मैच नजर ही नहीं आता। इनके खून के वाइट इनके खून के वाइट सेल में पीटीआई इतनी फिर मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, मेरी बात ही नहीं वाइट सेल में मिलेगा पीटीआई। आप दोनों आपस में बोल रहे हैं, चले आप आपस में बोल रहे हैं, मैं बोलूं। नहीं, अगर इतनी मैं सवाल उठा रहा हूं, सवाल यहाँ उठाएगा ना तो सर पीटीआई को हमेशा आप दरमियान में क्यों लाते हैं? चले सायरा जी इस वक्त मैं आप पे आ रही हूं। मेरी बात नहीं मुकम्मल हुई, मेरी अभी बात सर मुकम्मल नहीं आपकी सर जल्दी से मुकम्मल कर ले, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया मैं है। सायरा जी से पूछना चाहता हूँ, बड़ी मोहतरम है, उनकी राय का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। उनकी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, 2013 की हुकूमत में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में मिनिस्टर रहे, उससे पहले भी 3 हुकूमतों में रहे। परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में इनकी पार्टी हुकूमत का हिस्सा थी, पूरी तरह हिस्सा थी। मोहम्मद खान जनेजा साहब की हुकूमत इनका हिस्सा थी। ये बता दें इनकी पार्टी ने आवाम के लिए क्या बड़ा मंसूबा लेकर आए, क्या प्रपोजल दी। तो जो इनके मिनिस्टर थे, जो लेबर मिनिस्टर थे उस वक्त 2013 की हुकूमत में, वो अपनी मिनिस्ट्री में इतने कम आते थे कि यहाँ के सेक्रेटरी को फाइल अप्रूव कराने के लिए कराची किंगरी हाउस जाना पड़ता था। तो तर्ज अमल हर पार्टी को अपना देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी, यहाँ सिंध का एक नौजवान है अजहर मेमन, वो बेरोजगार हुआ, उसने वीडियो अपलोड की, उसको कल अतात आरड़ ने यहाँ बुलाया। कल एक तकरीब में मुलाकात भी हुई, अतात आरड़ ने सर अपने पंजाब में भी लोगों का बहुत बुरा हाल है, सो यहाँ पे भी फोकस करना चाहिए। उसको मुलाजमत भी दी, तो वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड देखने का। ग्रेट सर, ये बहुत अच्छा किया, लेकिन अब एक अच्छा इकदाम है जो है वज़ीर इत्तलात की जानिब से, लेकिन यहाँ पे भी बहुत से ऐसे हालात हैं, बहुत से हमारे लोग जो है वो ऐसे जो इस हाल में, सो उनकी तरफ भी देखना चाहिए। सायरा जी, जिस तरीके से बात की तारिक सुमैर साहब ने भी कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो गई थी, तो एक अच्छा इकदाम जो है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से किया गया है। सो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, फील तो ऐसा ही हो रहा है कि हुकूमत को ये लग रहा है कि इस मुल्क में कोई गरीब है ही नहीं, सब अमीर हैं। सो हर हफ्ते हमें एक बहुत ही अच्छी खबर जो है दिल पे बड़ा सा पत्थर, एक पहाड़ रख के सुना दी जाती है। अभी जो आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हैं, तो मतलब फिर स्क्रिप्ट कहां से मंजूर होंगे? अगर यहाँ पर मालिक जैसा ड्रामा बनता है और उसके बाद वो सेंसर होकर उसके बाद उसको चलने भी नहीं दिया जाता, तो क्या स्क्रिप्ट पे मंजूर शुदा होंगे? अगर कोई इस मुल्क के हालात पर मूवी बनाता है तो क्या वो चलने देंगे? चले मैं ही बनाती हूँ कि जो ये 2.5 साल में इस मुल्क में जो फसायत हुई है, मैं उसके ऊपर एक मूवी बनाना चाहती हूँ, चलेगी यहाँ पर इस मुल्क में? नहीं बताएं। सारा जी स्क्रिप्ट ही अप्रूव नहीं होगा आपका, लगा देती आकाशा यहाँ प्रोग्राम में। ये तो अब नाम, अगर आपने देखा होगा, 1.5 साल में नाम भी नहीं ले सकते थे, 1.5 साल में बात भी नहीं कर सकते थे, इशारे भी नहीं कर सकते थे कि कोई ऐसी बात कर दे। अभी रिसेंटली बात है कि मैंने कोई प्रोग्राम में, मैं भूल गई, किसी ने मुझे कहा तुम फिर वही बातें कर रही हो। ओ भाई, मैंने कहा गौर से सुनो, ये वो नहीं है। यानी कि इशारा भी नहीं कर सकते। उस मुल्क में मूवीज बनेंगी। आप अपने पड़ोसी मुल्क देख लें कि वहां पर जिस किस्म की सियासत के ऊपर मूवीज बनती हैं, वहां के वो कहते हैं ना कि जो गुंडा राज है या जो डॉन है उसके ऊपर मूवी बनती है, यहाँ पर बन सकती है? यहाँ पर तो अगर कोई ड्रामे में ऐसे दिखा दिया कि हीरोइन का चेहरा सर्जरी से बदल दिया, आप लोग तो उस पर भी एतराज करेंगे। आप तो उस पर भी एतराज करेंगे। वो ड्रामा था शुजात हाशमी साहब का जी, जो हम बचपन में देखा करते थे, कि जिसमें उस वक्त सबको पता था ये ड्रामा तो नवाज शरीफ पे बना है, ये तो नवाज शरीफ पे बना है। जैसे वो सनत खान आता था और फिर वो अंधेरे में 2 लोगों से बात करता था। मैंने अभी उसका कोई क्लिप ढूंढ रही थी, मुझे यूट्यूब पे उसका क्लिप नहीं मिला। वो आशिर अजीम साहब है ना, मालिक मूवी बनाई थी, बना हुआ है पीटीवी का। बता रही कि आप बना सकते हैं। आप अभी आशिर अजीम साहब ने मालिक मूवी बनाई थी, फिर उसके बाद वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के चले गए, उनका चला ड्रामा। यहाँ पर बातें ऐसी ऐसी हैं, यहाँ पर आप वो कहते ना कि ऐसी मूवीज बनेंगी कि होगी तो वो गरीब लड़की, बट उसका मैनी पैडी भी होगा और बाल भी उससे बालियाज हुए होंगे 1.5 लाख रुपए वाले। तो बस छोड़ दे। उससे पहले कोई पार्टी वार्टी की बात कर रहे थे, आधा सुनाई दिया। मैं कह रही हूँ देखें, जो गलत करे ना, आप उसको उस वक्त बुलाकर पूछें। अब आप दोनों आपस में आपने कहा नवाज शरीफ ने ऐसे किया, फिर आप उनसे पूछ रहे हैं बुजदार ने क्या किया। तो यहाँ पर आपकी गुफ्तगू से ये समझ आई कि लूटने वाला होना चाहिए, लेकिन मेरी पसंद का होना चाहिए। वो भले लूटे, कुछ भी करे, लेकिन मेरी पसंद का। मतलब आप ये कह रही है कि जो जहाँ पे गलती करे, जिस वक्त करे, उसी को पॉइंट आउट करना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। जी 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 सायरा जी।
और देखिए, मुझसे आप 2018 के बाद की बात करें, मैं जाहिर है इतना ज्यादा वो इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व नहीं थी। अब अगर दोबारा कभी पार्टी हमारी इख्तिदार में आई तो आप तारिक सुमेर साहब, मतलब मैं कहती हूँ कि ये आपको सवाल करने चाहिए। अब जाहिर है किसी आप एक बंदे से मैं किसी के सवाल का जवाब कैसे दे सकती हूँ कि किसने क्या किया या क्या नहीं किया, उसका मैं जवाब दे नहीं हूँ। आप मुझसे मेरा सवाल पूछे, मेरा जवाब मांगे, और बाकी कोई भी पार्टी हो लाजमी आपको कटहरे में उनको खड़ा करना चाहिए। चलें सायरा जी, जी वो वॉच डॉग का होना चाहिए कि पूछे कि अगर आप आवाम के वोट से आए हैं तो सायरा जी, अब अगर आपकी पार्टी इख्तिदार में आई तो हम आपसे उसी वक्त सवाल पूछेंगे, जहां पे कुछ भी होगा गलत जिसकी मैं जवाब दे होंगी। बिल्कुल। अब कोई दूसरा तीसरा होगा, अब वहां पर सायरा जी बिजी होंगी, आपको मिलेंगे नहीं। तनकीद करने में मैं सबसे पहले होंगी। तारिक सुमेर साहब, मैं आपको आपके प्रोग्राम में बहन की तनकीद करने में मैं सबसे पहले होंगी। चलें सायरा जी, बहुत बड़ी बात की आपने। हम नहीं चाहते आप अपनी पार्टी पे तनकीद करें और पार्टी आपको पार्टी से निकाल दे, क्योंकि तनकीद करने पर सियासी लीडर पार्टी से निकाल देते हैं ना अपने कारकुनों को। हमारी पार्टी में ऐसे नहीं है। मैं तो वक्तन फवक्तन एक चीज का, जिस पार्टी का तनकीद करने की परमिशन ना हो तो वो वहाँ कोई निकलेगा भी नहीं। क्या सायरा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, बता दीजिए प्लीज। मैं क्या कहा? मैंने कहा, मैंने बात की मुस्लिम लीग नून की कि उसमें तो आमरीत है, जमहूरियत है नहीं, वहां आप तनकीद कर नहीं सकते, तो वहां से कोई निकालेगा ही नहीं आपको। आप मतलब किसी को भी पार्टी में बैठती हूँ तो मैं तो वो कहते हैं कि हंस के बात कर देती हूँ कि ये जब हम लोग भी शायद थे साथ, यूसुफ रजा गिलानी साहब वहां पर थे, तो जब ये बेनजीर इनकम सपोर्ट का कार्ड नाम रखा गया तो मेरा तो ये था कि उस वक्त हमारी पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए था जी कि भाई वो नाम आप या तो पाकिस्तान कार्ड रख सकते थे, फातिमा जिन्ना कार्ड रख सकते थे, लेकिन एक पार्टी के लिए वो उनकी बहुत कुर्बानी। चलें सायरा जी, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है, मुझे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना है। किरण, कुछ कौमी मंजरनामे से अब हम आलमी मंजरनामे की तरफ मूव करते हैं। सदर ट्रंप ने ईरान की जो पेशकश है उसको मुस्तरद कर दिया और वो ये समझ रहे हैं कि बहरी नाकाबंदी का फायदा जो है वो इस वक्त जंग से ज्यादा हो रहा है। हालांकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि ईरान की तरफ से बारहा जो बयान आते रहे वो ये था कि अगर अमेरिका की जानिब से अगर ये नाकाबंदी हो भी जाती है तो हमारे लिए मसाइल नहीं है, लेकिन अब मसाइल जो है वो नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आकाशा? उसकी वजह ये है ना कि अब ट्रंप साहब को भी नज़र आ गया है कि जो नाकाबंदी है वो बम गिराने से ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है, क्योंकि एक तो उसमें देखिए आपका ज़्यादा नुकसान होता है और बाकी चीज़ें, फिर इंटरनेशनल प्रेशर भी आपके ऊपर आता है। लेकिन जब आप नाकाबंदी करते हैं तो आप एक नर्व्स की गेम खेल रहे होते हैं, दूसरी जो साइड है उसको आप प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अब ये बेसिकली प्रेशर और नर्व्स की गेम ज़्यादा बन चुकी है, बजाय इसके कि वो समझ रहे हैं कि हम जो बम है वो गिराएं और उस तरीके से हाईलाइट चीज़ें हों। तो ये जो है ना ईरान को ज़्यादातर आजमाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान भी उसके ऊपर हार नहीं मानने को तैयार। तो ये दोनों इस टाइम जो फ्रिकैन हैं, बेसिकली अब देखते रहेंगे पहले कौन इनमें से जो अपनी नर्व्स की गेम है वो हारता है। जो हारेगा वो जंग हार जाएगा। लेकिन बयानात तो ट्रंप से बहुत टाइम पहले से दे रहे हैं ऐसे कि ईरान जो है हार चुका है, हमने इसको तबाह बर्बाद कर दिया। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर ऐसे बयानात को एक तरफ बयानात देते हैं, दूसरी तरफ फिर साथ ही मुज़ाकरात पे आने की भी बात कर देते हैं, और दूसरी साइड पे फिर नाकाबंदी और स्टेट ऑफ हुर्मस को जो इसके ऊपर बंद हो रही है। जब ये चीज़ें होंगी तो फिर ऑयल की सप्लाई मुतासिर होगी, वो मुतासिर होगी तो फिर जैसी बात है एनर्जी क्राइसिस आएगा, पेट्रोलियम की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा और उसमें फिर हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज जो है सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगी। तो इस तरह से पूरी दुनिया इस वॉर का हिस्सा बन जाएगी। तो दूसरी जानिब ये जो एक और चीज़ सामने आ रही है इस वक्त कि वो नाकाबंदी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, उसकी वजह यह कि अब टेक्नोलॉजी और ये इन चीज़ों के ऊपर खास करके काम करने की कोशिश करें ताकि एक शॉर्ट टर्म प्लान के तहत स्ट्रॉन्ग एक जो है वो ईरान को धचका दिया जाए, जिसमें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ऑयल रिफाइनरीज और जो उनकी साइट्स हैं उनको तबाह किया जाए। तो इस तरह की भी चीज़ें अमेरिका की जानिब से आ रही हैं और जो ट्रंप साहब ने जो बयानात दिए हैं उसमें भी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब ईरान जो है वो कहता है कि बेशक आप हमारे साथ कुछ भी कर लें, लेकिन मिलिट्री तौर पर हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी जो चीज़ें हैं वो कम नहीं है, आप उसको एस्केलेट नहीं कर सकते। और ख़ास जो उनकी और चीज़ें हैं आप देखिए उसको रीजनल तौर
तौर पर आप बाउंड नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद भी कर देते हैं तो ईरान के पास और रूट हैं, दुनिया के पास नहीं है लेकिन ईरान के पास हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त नर्व्स और प्रेशर की गेम चल रही है। देखते हैं कि ये सूरत हाल अब क्या बनती है। होपफुली कि जो ये आर्जी जंगबंदी हुई हुई है मुस्तकिल हो जाए, लेकिन अब ट्रम्प साहब ने ये भी साथ में कहा है कि अब हम आएंगे नहीं, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसी पे मैं जाना चाह रही थी, हाँ किरण, इसी पे जाना चाह रही थी, कोई इतना कैसे बदल सकता है ये इस वक्त हमारे सामने। जिस तरीके से ट्रम्प साहब कह रहे हैं, शकील करार साहब, के ईरान से मुज़ाकरात अब टेलीफोन पर होंगे, बार बार हमसे 18 घंटे का सफर नहीं होता। देखिए आकाशा, डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरनेशनल जोकर बनता जा रहा है। दुनिया अब तो दुनिया के जो सरबराह है वो इस बात पर खुल के तनकीद कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हम किस बात पर यकीन करें। 1 घंटा पहले जो कही थी उस पर यकीन करें, या इस वक्त जो बोल रहा है उस पर यकीन करें, या 1 घंटे के बाद जो उसका तीसरा मौक़िफ़ आएगा उस पर यकीन करें। तो वो उसकी तो बात ना करें। सूरत हाल देखें, उसको तो फिक्र नहीं है कि क्या हो रहा है। वो तो उसको ये पता है कि ये उसका आखिरी टर्म है, उसके बाद उसने शायद वो प्रेसिडेंट बन भी ना सके और ना वो इक़्तिदार में रहेगा। तो लेकिन उसको भी इसकी भी परवाह नहीं है, क्योंकि अंदरूनी खाना अब तो यहाँ पर ये भी इतलात हैं कि एक जो माशी एक गेम चल रही थी वहाँ पे अमेरिका के अंदर, कि स्टॉक एक्सचेंज और दीगर मालियाती अदारों की जो शेयर्स हैं उनकी कीमतें इस तरह के जो ऐलानात हैं आपने हॉर्मुज़ के हवाले से और ईरान इसराइल अमेरिका की जंग बंदी और जंग चलवाने और रुकवाने के हवाले से जो वहाँ पर मालियाती एक खेल खेला जा रहा था, उससे किसने कितने अरब डॉलर रुपए कमाए हैं, इस पर भी वहाँ पे तहकीकात होनी है। तो ये दुनिया का एक बहुत बड़ा मालियाती स्कैंडल सामने आएगा कि किस तरह जैसे देखिए ना, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो चलता है पल्स से, पल्स चलता है, लीगल हर जगह होता है, लेकिन उसको आप मैनिपुलेट करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। पाकिस्तान में भी होता है लेकिन एक महदूद पैमाने पे होता है कि किसी भी कंपनी के अदारे के शेयर आपने अप डाउन करने हो तो उसको रिलेट कर दिया जाता है पाकिस्तान की या किसी मुल्क की भी पॉलिटिकल सिचुएशन से या जंग की सूरत हाल है उसके दौरान से। तो ये तो एक अलग स्कैंडल सामने आना है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये ना कि पाकिस्तान के किरदार के हवाले से जो ईरान के अंदर से तनकीद हुई थी, उससे पाकिस्तान के जो उसकी सालसी का जो किरदार था उस पर क्या असर पड़ना है। लेकिन पाकिस्तान नज़र आ रहा है, देखा जा रहा है, वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान उस तनकीद को नज़रअंदाज करके फिर भी कोशिश कर रहा है कि ये जो सालसी है उसको मुकम्मल किया जाए। उसमें किसी हद तक अब खलीजी ममालिक से हल्की हल्की आवाज़ें आना शुरू हुई हैं डिप्लोमेटिक अंदाज में, और वो बेहतर है और वो सिग्नल जा रहे हैं ईरान की तरफ कि अब आप अपने मौक़िफ़ बयान करने से पहले अपने अंदर झांक कर देखें कि कहाँ पर खामियाँ आपके अंदर पाई जा रही हैं, पहले उनको कंट्रोल करें, फिर आप मुज़ाकरात के टेबल बैठें। और कतर यहाँ तक तो कह दिया कि जो सालिसी शुरू की थी पाकिस्तान ने, उसको वसी करने की ज़रूरत नहीं है, उसी को पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए। तो इसी तरह की आवाज़ें बाकी ममालिक से भी ऐसा ऐसा आएंगी और दुनिया ये प्रेशर डालेगी ईरान के ऊपर कि जी अब आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, जो शुरू हुआ था उसी को ख़त्म करें। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी तारिक सुमैर साहब, तवानाई बहरान बढ़ने का खदशा है, तो आज ही कोई एक्सपेक्ट करें कि आज ही रात को कीमतें बढ़ जाएंगी या कल तक का इंतज़ार कर ले हम? उमूमन तो कल तक ही होती है, फ्राइडे लेकिन एक दिन पहले हो जाता है ना अच्छे काम। हाँ, अच्छे काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है, इसमें अच्छा काम नहीं कह सकते हैं। नहीं सवाल मुझसे हुआ है, आपसे सवाल नहीं। शकील करार साहब एक मिनट दीजिएगा, शकील करार साहब एक प्राइम मिनिस्टर खबर है ना, शहबाज शरीफ खबर है मेरे पास। एक मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने सख्ती से कह दिया उगरा कौम को कि जी किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें जो है वो 245 रुपए हाफ लीटर से ऊपर नहीं जानी चाहिए। वाह सर वाह, ये नवाज ने कह दिया। चले आ जाए, ये तो आप जोक सुना रहे हैं ना, इससे कोई बड़ी, ये तो आप मुस्लिम लीग साफ तौर पे कह दिया है कि 245 रुपए हाफ लीटर से ऊपर प्राइस कीमत जानी चाहिए। तारिक सुमैर साहब आप बता दें। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्राइसेस हो गई हैं $120 फी बैरल इंटरनेशनली। जब तक ये ट्रंप और ईरान के दरमियान मामलात को तय नहीं होते उस वक्त तक ये इसी तरह कंफ्यूजन रहेगा। सर आज या कल, क्या आज या कल कीमतें जो बढ़ सकती हैं, आज या कल? आज भी बढ़ सकती हैं, कल भी कल चले। सर बहुत शुक्रिया सर, यही मेरा आपसे सवाल था। सायरा जी कुछ कहना चाह रही हैं? सायरा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? आपने उससे पहले कहा था ना कि उन्होंने कहा था कि अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जो मतलब रात को सोने का टाइम है उसमें भी मेहनत, घर का हर फर्द मेहनत करे क्योंकि हमने इन लोगों को पालना है। उससे पहले उन्होंने कहा था कि एड़ियां रगड़ो, चश्मा यहीं से निकलेगा।
वो फिर 2.5 सालों में पता चला कि वो एड़ियां हमने रगड़नी थी। हाँ, और हम आवाम जो है वो पालेंगे, ये पालना चाहते हैं जानवरों की तरह। वो एड़ियां भी हमने रगड़नी थी। सोशल मीडिया पे इतना बड़ा पत्थर पीएम हाउस की तरफ जाते हुए दिखाई दिया है, इसका मतलब है कि कीमतें ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि पहले छोटा पत्थर दिल पे रखा था, अब इतना बड़ा पत्थर है। सारा जी इतना मत डराएं, इतना मत डराएं, वो बड़ा पत्थर फिर वो 150-200 वो डी चौक में सीढ़ियां ने एक चले गुलदस्ता बना के एक पत्थर रखा हुआ है। चले सारा जी, आपका पॉइंट आ चुका है। बहुत शुक्रिया, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे जी। बहुत शुक्रिया तारिक सुमैर साहब, शकील करार साहब, किरण खान, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेजबान आकाश यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।